देखिए, हम लोगों ने ए खुफी रख दे वो फोन, समझ रही हो? अब कोई फोन चलाता ना दिख जाए अब। तो देखिए, हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था। रिमझिम ऑनलाइन है। हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू करा था, सरफेस टेंशन। याद है ना? मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई क्या रीजन है, आप सबको मैंने बताया था कि क्या रीजन है कि हमारी लिक्विड की फ्री सरफेस स्फेरिकल शेप गेन करती है। याद है ना सबको? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे कितने तरीके के फोर्सेस होते हैं, दो। कौन कौन से? कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते थे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स आता था उसे कोहेसिव, और डिफरेंट सब्सटेंस में जो आता था उसे क्या बोलते थे? एडहेसिव। और अगर कोहेसिव ज्यादा होता था तो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आती। जैसे मरकरी, मरकरी किसी के कांटेक्ट में नहीं आता, कारण क्या दिया जाता है कि कोहेसिव फोर्स मरकरी का ज्यादा होता है। और वाटर सबके कांटेक्ट में आता है, मतलब ज्यादातर बॉडीज के कांटेक्ट में आता है। रीजन क्या है कि वाटर और दूसरे सब्सटेंस के बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा होता है? एडहेसिव। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी बातें नहीं, छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स, छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स, या परफ्यूम बॉटल से बाहर आने वाला परफ्यूम, या फिर सोप बबल, या फिर एयर बबल, हर कोई कैसा शेप लेता है? स्फेरिकल शेप लेता है। और स्फेरिकल शेप जिस प्रॉपर्टी से लेता था उसे क्या बोलते थे? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन लिक्विड के किस सरफेस की प्रॉपर्टी होती थी? फ्री सरफेस की। किस सरफेस की प्रॉपर्टी होती थी? अच्छा, याद करिए, हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि जो इंटीरियर का मॉलिक्यूल है इस पे टोटल फोर्स किधर, नेट फोर्स इस पे क्या होता था? अरे हाँ ना, जल्दी बताइए, क्या होता था? जीरो। लेकिन क्या यहाँ वाले मॉलिक्यूल पर फोर्स जीरो हो पाता था? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती थी? एयर। तो भाई यहाँ पर कोहेसिव फोर्स यहां से लगना शुरू होगा, इंटीरियर तक जाएगा, और इसी वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते थे उन पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता था। तो बताइए, इनमें कौन स्टेबल होता था, कौन अनस्टेबल होता था? और दुनिया जानती है कि हर एक अनस्टेबल चीज क्या होनी चाहती है? स्टेबल। इसके लिए उसे अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ता है? कम। इनका, इन पे नेट फोर्स जीरो होता है, इनकी एनर्जी मिनिमम होती है। इन पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो ज्यादा एनर्जी की वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं। जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये लिक्विड की फ्री सरफेस विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन कैसा शेप गेन करती थी? क्योंकि गिवन वॉल्यूम के लिए स्फेयर का ही क्या होता था? सरफेस एरिया सबसे कम होता था। और इसीलिए छोटी छोटी रेन ड्रॉप, सोप बबल, एयर बबल, ये सब कैसा शेप लेते थे? स्फेरिकल। तो ये सब हमने पिछली क्लास में चर्चा करा था। आपको पलक जी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बस क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, अब सरफेस टेंशन के बारे में जब हम सबने पढ़ लिया तो इसके बाद हमको अब जानना जरूरी है कि सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल्स, देन वी विल मूव टुवर्ड्स सरफेस एनर्जी एंड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन का एग्जांपल क्या है? आपने आजकल देखा होगा यूट्यूब में, आजकल सारे टीचर एक्सपेरिमेंट कर करके यूट्यूब पे दिखाते रहते, देखिए हमने ये कर दिया, पटाखा फोड़ दिया, बम फोड़ दिया, सब चलता रहता है। तो देख लेना यूट्यूब में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में। जो छोटी सी निडल होती है, स्मॉल निडल, अगर आप उसे ब्लॉटिंग पेपर पे रखें, किस पे रखें? ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग पेपर समझ गए ना? हम लोग के टाइम पे उसे बोलते थे सोख्ता कागज। सोख्ता, पहले क्या होता था, हम लोग फाउंटेन पेन से लिखते थे। हमारे घर में हमारे यहाँ नियम था कि आप फाउंटेन पेन से ही लिखेंगे तब तक आपकी राइटिंग अच्छी ना हो जाए। तो फाउंटेन पेन जो होता था निब वाले, जिसमें इंक पड़ती है, तो कई बार होता था वो थोड़े खराब हो जाते थे तो इंक उससे बाहर आ जाती है। तो जब इंक बाहर आ जाती है तो हम एक ब्लॉटिंग पेपर रखते थे, काइंड ऑफ जैसे आप टिश्यू पेपर काइंड ले लीजिए, उसका थोड़ा सा मोटा सेगमेंट होता है, आप इंक के ऊपर रख दीजिए, उसे एब्जॉर्ब कर लेता था बड़ी आसानी से। क्यों ऑब्जॉर्व करता था? वो सब आप पढ़ोगे, कैपिलरी ट्यूब्स का रोल है, सब कुछ इस चैप्टर में आपको मतलब ऑलमोस्ट काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज भी आप कुछ नई चीजों को सीखेंगे। तो होता क्या, आप एक ब्लॉटिंग पेपर लीजिए, एक बकेट में पानी लीजिए, और पानी को उसमें रख दीजिए, थोड़ी देर उसे पड़ा रहने दीजिए, पानी पड़ा रहेगा, स्टिल हो जाएगा। ए भैया, ए सुन लो, ए ध्यान सुन। आप ब्लॉटिंग पेपर लीजिए, आप एक बकेट लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, और पानी भरने के बाद आप क्या करिए, उसको थोड़ी देर ऐसे खुला छोड़ दीजिए, वो पड़ा रहेगा, स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा, पानी एकदम स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद एक ब्लॉटिंग पेपर पे आप एक निडल रखिए,
और निडिल को बड़े आराम से जेंटली धीरे धीरे ले जाके, ऐसे नहीं छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ोगे उस धड़क से निडिल नीचे चली जाएगी। अगर आप ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर उस निडिल को रख के बड़े आराम से आप उस ब्लॉटिंग पेपर को पानी की सरफेस के ऊपर रख दीजिए, तो वो ब्लॉटिंग पेपर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और सिंक करके किधर चला जाएगा, नीचे। लेकिन आपकी निडिल मोमेंटरी आपको सरफेस पे ही मिलेगी, वहीं पे रुकी हुई होगी। लेकिन अगर आप जरा सा वाटर की ऊपर वाली लेयर को हल्का सा कहीं पर टच कर दोगे, हल्का सा टच कर दिया, वो निडिल किधर चली जाएगी, नीचे। लेकिन अगर आप निडिल को किसके ऊपर रखेंगे, ब्लॉटिंग पेपर, और ब्लॉटिंग पेपर को ले जाके कहां पर रख देंगे, पानी के ऊपर। बड़े पानी रुका होना चाहिए, बकेट में होना चाहिए, मतलब हिलडुल ना रहा हो पानी कि नल ऑन कर दिया, पानी उसमें अभी घूमे जा रहा है, तुमको अभी हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आधा घंटा पौना घंटा छोड़ दीजिए बकेट को, आराम से बिल्कुल चुपचाप सारे मॉलिक्यूल शांत हो जाए, उनका गुस्सा उस्सा शांत हो जाए, एकदम आराम से हो जाए पानी। उसके बाद आप ब्लॉटिंग पेपर लीजिए और क्लिप से पकड़ लीजिए और बड़े आराम से जेंटली आप उसे ले जाइए और धीरे से आप उसे छोड़ दीजिए। तो होगा क्या कि ब्लॉटिंग पेपर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके सिंक कर जाएगा नीचे, और जो निडिल है वो अपनी जगह पे तैरती रहेगी। प्रश्न उठता है क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आपसे इसके बारे में आपसे एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछेगा जरूर। ठीक, हाँ हाँ जी, इसका रीजन सरफेस टेंशन है। लेकिन सरफेस टेंशन काम कैसे कर रहा है, आखिर हो क्या रहा है, सरफेस टेंशन उसको रोक कैसे रहा है। अगर आपको मेरी पिछली क्लास याद हो तो मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और याद करिए मैंने आपको स्वर्णिम अक्षरों में बिल्कुल लास्ट में एक लाइन लिखवाई थी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इमेजिन। याद है सबको? अच्छा, अब देखिए होता क्या है, अब हम जरा निडिल के एग्जाम्पल को समझते हैं। वह सिंपल है, समझ आ जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो लिक्विड होता है उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, फ्री सरफेस होती है, वो किसकी तरह बिहेव करती है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। जैसे अंडे की झिल्ली होती है, झिल्ली बोलते हैं हिंदी में से, और अनियन का मेम्ब्रेन होता है ना। तो ऐसे ही वाटर की ऊपर वाली लेयर एक बहुत वीक ही सही, बहुत कमजोर होती है इसकी सरफेस टेंशन, बट वीक ही सही, लेकिन एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, मेम्ब्रेन। अब आप खुद सोचिए, आप एक एग मेम्ब्रेन ले लीजिए, उसके ऊपर आप कुछ रख दीजिए, तो थोड़ा होल्ड कर लेगा उस मेम्ब्रेन, उसको करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, कारण क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है उसने उसके वेट को बैलेंस कर लिया। आप अनियन का मेम्ब्रेन ले लो, उसके ऊपर कुछ छोटी सी हल्का फुल्का सा ऑब्जेक्ट रख दो, वो भी बैलेंस हो जाएगा। कारण क्या है कि वो जो अनियन का मेम्ब्रेन है उसने उसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो यहां पर अगर निडिल रुक गई, अगर निडिल हमारी पानी में ऊपर की तरफ रुक गई, तो कारण कि वाटर की जो मेम्ब्रेन बन रही है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन रही है, उसने निडिल के वेट को क्या कर लिया होगा, बैलेंस। लेकिन कैसे, कैसे बैलेंस करा होगा, ये जानना हमारे लिए थोड़ा जरूरी है। तो आइए इसी को थोड़ा समझते हैं कि आखिर हमारी जो निडिल है ये बैलेंस हुई कैसे। अब निडिल कैसे बैलेंस हुई अगर मुझे समझना है, तो इसके लिए आइए जरा हम समझते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये वाटर की ऊपर वाली सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है, पानी ऐसी सीधी रेखा तो नहीं होता है, लेयर ऐसी है वाटर की, लेकिन आप सामने लेटरल व्यू देख रहे हैं तो आपको सीधा नजर आ रहा है ना। तो अब हो क्या रहा था, आइए जरा समझते हैं। मान लीजिए वाटर की ये ऊपर वाली लेयर है, ये वाटर की ऊपर वाली ऐसे हमने लेयर बनाई, ध्यान से समझिएगा, ऐसे ये वाटर की ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, अब आपने इसमें एक निडिल रख दी। तो निडिल एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, ये ऊपर वाली सरफेस है, निडिल ऐसे रखी हुई है, ये निडिल ऐसे है, लेकिन मैं लेटरल व्यू देख रहा हूं, मतलब सामने से देख रहा हूं, तो मुझे निडिल का सिर्फ ये हिस्सा नजर आएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसके पीछे पूरी निडिल जा रही है। मेरी बात समझ रहे हैं, निडिल ऐसे, मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे ये वाटर की ऊपर वाली लेयर है, ये वाटर की लेयर है, इस पे निडिल ऐसे रखी हुई है, आपने ऐसे रख दी और इसमें ये निडिल रुकी हुई है। अब आप सामने से देख रहे हो तो आपको सिर्फ वाटर की ये वाली लेयर, वाटर की कौन सी लेयर, ये ऊपर वाली लेयर, और उसके ऊपर निडिल का ये क्रॉस सेक्शन पार्ट दिखाई पड़ रहा है, बाकी तो पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अभी आप चीज को आप इसको बिल्कुल ढंग से समझिएगा ताकि आपको से क्लियरिटी आ सके, अदरवाइज तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि फोर्स आया क्यों, किस डायरेक्शन में क्यों गया, रट्टा लगा लेते हैं सब, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रट्टा ना लगाएं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये वाटर की लेयर है, वो ये आपकी वाटर की लेयर है, और इसके ऊपर आपने निडिल को ऐसे रख दिया। अब निडिल को ऐसे रख दिया तो आप सबको निडिल का ये व्यू दिखाई पड़ रहा है,
ये वाली लाइन दिखाई पड़ रही है और निडल का ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? आप देख सकते हैं, ये देखिए, देखिए, अच्छा अच्छा, अब देखिए क्या है कि मैंने यहां पर इस प्रकार से, इस तरीके से रखा मैंने। अब बताइए ये निडल अपने वेट से सरफेस को किधर प्रेस करेगी? नीचे, इसका वेट नीचे जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, आपने ये छोड़ दीजिए, आपने एक मेम्ब्रेन पकड़ी हुई है, एक किसी की मेम्ब्रेन टाइप है, मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, झिल्ली सी है, कैसे आपने बड़ी सी पकड़ी है, ऊपर आपने 1 किलो का ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या मेम्ब्रेन सीधी रहेगी? ऐसे हो जाएगी। जहां पर वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट, आप घर में कपड़ा ऐसे पकड़ लीजिए, आप 4 लोग बोलो भैया कोने कोने में कपड़ा पकड़िए, ऐसे चादर पकड़ के ऐसे खड़े हो जाइए, और बीच में आप एक अपनी किताब ऐसे लरोड़ा जो पढ़ते हैं आप लोग, मुझे डाल देते, क्या हो जाएगा? धब्ब से नीचे दब जाएगी। तो क्या वो जो आपका कर्टेन, जो आपका वो क्या होता है, वो चादर जो है, वो नीचे प्रेस होगी कि नहीं होगी? और सबसे ज्यादा प्रेस किधर होगी? जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सेम इसके साथ होगा भाई, जैसे आपका कर्टेन है, जैसे आपकी एक मेम्ब्रेन है, उसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मेम्ब्रेन बेंड हो जाएगी जिधर पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। लाइक द सेम वे, जब आप यहां पर इस लिक्विड में आप इस निडल को रखेंगे, तो यहां तक तो पानी एकदम सीधा रहेगा, लेकिन यहां पर ऐसे थोड़ा बेंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंड। मेरी बात समझ रहे हैं? पानी ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक। अच्छा, क्यों बेंड हो गया? आप ये मत सोचो कि अच्छा इतना बेंड हो जाएगा, हमें दिखाई पड़ेगा, नहीं भैया, निडल का वेट बहुत कम है और वाटर का सरफेस टेंशन भी कम होता है, तो मेम्ब्रेन बहुत वीक होती है, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं बेयर कर सकती। आप एक निडल को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो का पत्थर डाल दीजिए, ईंटा डाल दीजिए, डब जाए, जितने आराम से प्यार से 4 दिन तक ऐसे धीरे धीरे नीचे, अब भी देखना खुद तराएंगे कुछ भी, धीरे धीरे नीचे ले दो, जिस दिन छोड़ोगे उस दिन सीधे किधर चला जाएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेन उसको बैलेंस नहीं कर सकती। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, लेकिन यहां पर क्या हुआ? अरे बहुत खांस रही हो, क्या होगा? कम पिया करो चाय वाय, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पिए? अच्छा अब देखिए क्या होगा कि ये सरफेस थी वाटर की, तो यार ये पता क्या हो रहा है, कपड़ा गीला है, पानी जम जा रहा है, डायग्राम नहीं बन पा रहा है। अब इधर देखिए, नहीं बेटा हम यही बनाएंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पर ऐसे निडल रखी, तो निडल का आपको ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है भैया। अब जितना हिस्सा निडल का आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं मानोगे हैं? गंदा डायग्राम बन के रहेगा। अब तुम देखना, ऐसा बनाऊंगा ना मैं डायग्राम, तुम देखते रह जाओगे। ए डायना, तुमने बोल दिया। अब देखिए ये आपने निडल का सामने वाला व्यू। अब क्या होगा कि यहां तक तो लेयर सीधी रहेगी, लेकिन यहां से आपकी लेयर थोड़ी बेंड हो जाएगी, ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? जो लिक्विड की लेयर है वो ऐसे थोड़ा सा यूं जाएगी, ऐसे, मतलब जहां पर निडल रखी है वहां पर आपका लिक्विड ऐसे, ये कर्व शेप ले लेगा। क्या शेप ले लेगा? कर्व। अब सरफेस टेंशन की वजह से क्या डेवलप होता है भैया? सरफेस टेंशन की वजह से क्या डेवलप होता है? फोर्स। अब वो फोर्स जाएगा किधर? अब आपको अगर मेरी बात याद हो कि सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला फोर्स, सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला फोर्स सरफेस के अलोंग होता है, और जो लाइन इमेजिन होती है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? तो यानी कि आपकी निडल ऐसे रखी हुई है, निडल ऐसे रखी हुई है, तो अब यहां पर ये सरफेस ऐसे बेंड हो गई कि नहीं हो गई? तो अलोंग द सरफेस यानी इस तरफ, अलोंग द सरफेस यानी कि इस तरफ, और निडल के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। और इधर भी फोर्स इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। तो आपका वेट किधर जा रहा है निडल का? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। निडल का वेट हो गया mg, mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है, और सरफेस जहां पर निडल है वहां पर ऐसे हो गई है, वो लिक्विड की जो सरफेस है जहां पर निडल रखी हुई है ऐसे बेंड हो गई है, तो सरफेस जो फोर्स है वो अलोंग द सरफेस होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? और लाइन के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। लाइन के कैसा रहेगा? अब बच्चे कहते हैं लाइन के परपेंडिकुलर कैसे है? एक मिनट ये दीजिएगा पेन। अब जरा एक बात बताइए, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 है कि नहीं है? अब ये एंगल अगर 90 है, कहीं भी घुमा लो, एंगल कितना रहेगा? इस जो रॉड है इसके साथ ये जो टेंजेंट है हमेशा कितना एंगल बनाएगी? आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है?
यहाँ पर एंगल कितना है 90। यहाँ ले आओ, इसके और इसके बीच का एंगल बताइएगा, अभी कितना है, अभी कितना है, अभी कितना है, नीचे ले आओ कितना है, तो आपका इधर ही तो जा रहा है फोर्स। तो फोर्स अगर इस तरफ जा रहा है, ऐसे टिल्टेड है अगर ऐसे, तो फोर्स और इसके बीच का एंगल अभी भी कितना दिख रहा है, अरे कितना दिख रहा है भाई, ये लाइन हो गया। लाइन इमेजिन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब आप बोलते हो कि सर यही परपेंडिकुलर, नहीं भैया, अगर मैं इधर बना दूं फोर्स तो ये भी कैसा है, आप एंगल देख लीजिए कितना दिखाई पड़ रहा है 90 डिग्री। आप इस लाइन को कहीं पर भी ले जाइए, पेन को कहीं भी ले जाइए, आप पूरा ऐसे आर्क घुमा लीजिए, इस मतलब ये मार्कर और इस पेन के बीच का एंगल हमेशा कितना बना रहेगा, आप पूरा 360 घुमा लीजिए ऐसे, एंगल कितना बना रहेगा 90। किसके किसके बीच का, मार्कर और पेन के बीच का। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि आपका ये अलोंग द सरफेस हो गया और परपेंडिकुलर टू द लाइन इमेजिन हो गया ये फोर्स। तो एक फोर्स एफ इधर से आया, एक फोर्स एफ इधर से आया, किसकी वजह से आ रहा है ये फोर्स, सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, और मान लीजिए ये एंगल कितना है थीटा और ये एंगल कितना है थीटा, तो फोर्स का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ साइन थीटा। इधर कौन सा आएगा, एफ कॉस थीटा। इधर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर भी क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो ऊपर की तरफ कितने फोर्स आ गए, दो, एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा। तो ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितना हो गया, 2f साइन थीटा। कितना हो गया, 2f साइन थीटा। और खुद देख लीजिए, आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है कि अगर ये रिंग, अगर ये निडल यहां पर बैलेंस स्टेट में है, यानी 2f साइन थीटा किसे बैलेंस कर रहा होगा, अरे 2f साइन थीटा किसे बैलेंस कर रहा होगा, mg को। 2f साइन थीटा किसे बैलेंस कर रहा होगा, और आपकी निडल चुपचाप यहां पर पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी प्रिक्ड किया ऊपर की लेयर को, तो एक वेव बनेगी उसमें, और फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा वाटर, निडल किधर सिंक कर जाएगी, नीचे। तो आपको मेरी बात समझ आएगी, निडल क्यों फ्लोट करती है। क्या कॉन्सेप्ट था कि निडल को आप जहां पर भी रखेंगे, निडल वहां पर ऊपर वाली लेयर को, यानी फ्लूइड की जो ऊपर वाली लेयर है उसे प्रेस करेगी। तो ऊपर वाली लेयर का स्ट्रक्चर, ये हमारी निडल है, तो ऊपर वाली लेयर हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला फोर्स, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, अलोंग द क्या होता है, सरफेस। तो सरफेस ऐसी तो हुई है भैया, तो अलोंग द सरफेस फोर्स इधर जाएगा, अलोंग द सरफेस फोर्स इधर जाएगा। अब ये फोर्स इधर गया है, तो अगर ये फोर्स इधर गया है, तो इधर फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए, जिसने निडल के किसको बैलेंस कर लिया, वेट को। किसको बैलेंस कर लिया, वेट को। अरे नहीं समझे मेरी बात को। तो इस तरीके से आप एक निडल को एक किसी भी लिक्विड के ऊपर आराम से बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। आप सबने मॉक्सर के बारे में सुना होगा, मॉक्सर, मॉक्सर जानते हो, द मॉस्किटो, है ना। ये मॉस्किटो जो होते हैं, आपने देखा होगा, ये पानी में रहते हैं, इनका घर पानी में होता है, कुछ स्वच्छ पानी में रहते हैं, कुछ गंदे पानी में रहते हैं, ठीक है। ये मॉक्सर पानी में डूबता नहीं है ना, आराम से पानी में तैरता रहता है, यूं 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 फ्लोट करता रहता है। कारण क्या होता है, सेम यही है, सेम यही रीजन है। जब हमारा मॉक्सर पानी में लैंड करता है, तो उसकी टांगे जो होती हैं, मतलब मान लीजिए मॉक्सर है, ठीक है, इसकी एक टांग इधर है और एक टांग इधर है। तो पानी में जब ये ऐसे आता है डिपिक, ठीक है, ठीक है, ये इसका डंक है। तो जब ये पानी में लैंड करता है, तो ऐसे इसकी टांगे यूं ऐसे पड़ी रहती हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर क्या डेवलप होता है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। यहाँ भी क्या डेवलप होता है, फोर्स, और ये फोर्स इसके वेट को क्या कर लेता है, बैलेंस। अच्छा, अब बात आती है कि मच्छर जब ऐसे बैठता है, तो सेम जो निडल का केस है वही मच्छर का केस है, कि इधर एफ और इधर एफ, ठीक, टांगे काट दो डूब जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास कहीं मच्छर पनप रहे हैं और ज्यादा आपको लग रहा है कि खतरनाक है ये सिचुएशन, तो लोग उसमें केरोसिन ऑयल डाल देते हैं या स्पिरिट डाल देते हैं। ऑयल, केरोसिन ऑयल मतलब ऑयल जो हमारा होता है, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं करता है ना। आपको पता है ऑयल हमारा वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। आप पानी लीजिए, एक बाल्टी में पानी रखिए, एक सॉरी ग्लास में, उसमें 2-4 बूंद आप ऑयल के डाल दीजिए, सीधे ऊपर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, हमेशा ऊपर बनी रहेंगी। तो अगर कहीं पर मच्छर हो गए हैं, तो आप वहां पर एक काम कर सकते हैं, आप वहां पर केरोसिन ऑयल डाल दीजिए। आप जब केरोसिन ऑयल डालेंगे, तो उसका सरफेस टेंशन वाटर से कम होता है। केरोसिन ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर से क्या होता है, कम। तो ये जो मॉक्सर बने हैं, जैसे हम इंसान हवा में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी में नहीं, पानी में डूब जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा फ्लूइड एयर है, हम इसी में सर्वाइव कर सकते हैं। उसी तरह से मच्छर जिस प्रकार से बना हुआ है, वो पानी में ही तैर सकता है, क्योंकि वो वाटर का जो सरफेस टेंशन है उसके वेट को बैलेंस कर लेता है। लेकिन केरोसिन ऑयल उसके वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो आप जब केरोसिन ऑयल वहां पर फैला देंगे पानी के ऊपर, तो जब मच्छर आएगा डी,
तो क्या होगा, वो डिप कर जाएगा नीचे, पानी और जो वाटर की लेयर होगी उसके ऊपर केरोसिन ऑयल की लेयर उसके बीच में फंस जाएगा और सफोकेट होके क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए तो लोग यही करते हैं कि अगर कहीं पर मच्छर वक्षर हो जाते हैं, कीड़े वीड़े हैं जो पानी में बैठ रहे हैं, वहां पर आप केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, तो केरोसिन ऑयल डालने पर वो मच्छर जो होता है, जो मॉस्किटो होता है, वो नीचे की तरफ सिंक कर जाता है। तो प्रश्न पूछता है ऐसा क्यों होता है, तो आपको लिखना पड़ता है कि बिकॉज द सरफेस टेंशन ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेस देन वाटर, सो द मॉस्किटो विल सिंक ऑन इट। उसके अंदर सिंक कर जाता है, बेचारा मर जाता है, ठीक है, तड़प तड़प के मर जाता है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसकी चारों टांगे कैंची से काट दीजिए, ठीक है, और ऐसे डुबा दीजिए है अरे टांगे तो होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि निडल क्यों फ्लोट करती है और ये क्यों फ्लोट करता है, समझ आ गया। निडल के फ्लोट करने का रीजन क्या है कि निडल को जब आप पानी के ऊपर रखते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन को वो प्रेस करता है, जहां पर निडल होती है वहां की मेम्ब्रेन कर्व्ड हो जाती है और अलोंग द सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आता है, जो फोर्स इस तरफ भी जाता है और इस तरफ भी जाता है। इसका डायग्राम आप यहां पर देख सकते हैं। और ये फोर्स जो है, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो निडल के वेट को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। और यही सेम चीज किसके साथ होती है, मॉक्शर, किसके साथ होती है, मॉक्शर। मॉक्शर की टांगे भी ऐसे ही फोर्स जनरेट करती हैं और उससे होता क्या है कि फोर्स के दो कंपोनेंट आते हैं ऊपर की तरफ, और ये फोर्स के कंपोनेंट किसको बैलेंस कर लेते हैं, इसके वेट को बैलेंस कर लेते हैं। इसीलिए ना मॉक्शर डूबता है ना निडल डूबती है। मेरी बात समझ गए, नहीं समझ गए, अरे समझ गए, एप्लिक डायग्राम बना लीजिए। हाँ बना लीजिए सारे। हाँ लिखिए, व्हेन वी प्लेस अ निडल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, हाँ निडल वाले, व्हेन वी प्लेस अ निडल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, when we place a needle on the free surface of liquid, then a force acting on the needle, a force acting on the needle due to the surface tension, a force acting on the needle due to the surface tension along the curved surface, along the curved surface as shown in the figure, as shown in the figure. Along the curved surface as shown in the figure, ठीक है। And the vertical component of this force, and the vertical component of this force balances the, and the vertical component of this force balances the weight of needle, balances the weight of needle, weight, भार। एंड सेम सिचुएशन आपकी मॉस्किटो के लिए भी है। तो अगर मॉस्किटो आ जाए तो ये लिख लीजिएगा कि जब एक मॉस्किटो बना, मॉस्किटो इज ऑन द सरफेस ऑफ क्या, वाटर, देन फोर्स एक्ट होते हैं अलोंग द सरफेस, ठीक, जो कि और उसके वर्टिकल कंपोनेंट उसके किसको बैलेंस कर लेते हैं, वेट को। तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं, आप एक से दूसरा लिख सकते हैं। हाँ मॉस्किटो क्यों फ्लोट करता है, निडल क्यों फ्लोट करती है, बस दैट्स इट। नहीं केरोसिन ऑयल वाले का तो वो अगर पूछे आपसे कि केरोसिन ऑयल डालने पर मॉस्किटो क्यों नहीं फ्लोट कर पाता है, तब आप लिखोगे बिकॉज द सरफेस टेंशन ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेस देन द वाटर, हेंस द मच्छर डूबिंग एंड मरिंग, ठीक है। चीटी क्या हो जाती है, नहीं रुकती मतलब, वो सबके साथ वही केस है, पतली पतली टांगे, सरफेस टेंशन, वेट जरा सा बैलेंस। अब उसमें चीटी के लिए भी पूछ रहे, चीटी भी नहीं डूबती, डूबती, तो उसका भी यही कारण है कि उसकी भी मतलब वेट कम होता है और वाटर का सरफेस टेंशन उसे क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। तब भी बैलेंस हो जाएगी भाई। चलिए। ये लोग सब जाएंगे घर से टांगे हटा हटा के देखेंगे, एक टांग हटाई तो क्या आया, दो टांग हटाई तो क्या आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।
नाम है टॉपिक का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल बड़े दनादन आते हैं इस पे। तो हेडिंग डालें सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन का ही पार्ट है। सरफेस टेंशन आएगा हमेशा सरफेस एनर्जी की फॉर्म में ही। इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा कैपिलैरिटी एंड कैपिलरी ट्यूब्स। लास्ट टॉपिक होगा हाइड्रोस्टैटिक का, फिर शुरू होगा हाइड्रोडायनामिक्स। यानी कि हम फ्लूइड को क्या कराएंगे, चला देंगे। ठीक है, चला देंगे लिक्विड को, उसके बाद अभी रोक रखा है हमने। ठीक है, अच्छा अब देखिए सरफेस एनर्जी क्या होती है। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो बातें नहीं, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपको पिछली क्लास याद हो, ये कम पिया करो कोल्ड ड्रिंक। इधर देखिए, अगर आपको पिछली क्लास याद हो, 3 बार मैंने बोल दिया, मुझे खुद भी याद हो, ठीक है। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो मैंने बताया था कि जो इंटीरियर के मॉलिक्यूल होते हैं उन पे नेट फोर्स क्या होता है, 0। उन पे नेट फोर्स क्या होता है, 0। इन पर नेट कोहेसिव फोर्स 0 आता है और इनकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। क्या होती है, दे आर स्टेबल, वो खुश है। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं इन पे नेट फोर्स 0 नहीं आ पाता है और इनके पास एनर्जी नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। और जिस सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी होती है वो अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा अनस्टेबल स्टेट में रहते हैं। जिसकी क्यों, क्योंकि उन पर नेट फोर्स 0 नहीं बन पाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो होती है एयर और एयर इस पे क्या लगाता है, एडहेसिव, विच इज नेग्लिजिबल। तो ये जो इधर के फोर्स आ रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए, ऊपर वाटर तो है नहीं, पानी है नहीं ऊपर, तो ऊपर फोर्स बैलेंस हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, इन पर जो नेट फोर्स होता है यहाँ के मॉलिक्यूल्स पर वो 0 नहीं हो पाता है। यानी कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इनके मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है और जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही सरफेस अपने एरिया को क्या करती है, कम करती है। ये सब पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिटेल में आपको समझाया था। लेकिन अब यहां पर चर्चा का विषय है कि अगर इनके पास एनर्जी है तो कितनी है। अगर मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के पास एडिशनल एनर्जी है, नीचे वाले के पास एनर्जी मिनिमम है, और ऊपर वाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है, दे आर अनस्टेबल। तो अगर वो अनस्टेबल है, उनके पास एडिशनल एनर्जी है, तो एनर्जी वो है कितनी, ये पता करना हमारे लिए जरूरी होता है कि इनके पास कितनी एनर्जी होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अगला हेडिंग हम लोगों ने डाली है सरफेस एनर्जी। क्या हेडिंग डाली है, सरफेस एनर्जी। अच्छा, जितना एक चीज बताइए, अगर पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि सरफेस अपने एरिया को कैसा बनाती है, स्फेरिकल। क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे क्या होता है, कम। तो सरफेस एरिया कम होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कम। लेकिन क्या ऐसा यहां पर हो पा रहा है, नहीं, नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि नीचे की लेयर इसको स्फेरिकल शेप लेने नहीं दे रही है। इसीलिए स्मॉल ड्रॉप्स, स्मॉल बबल्स ही स्फेरिकल शेप में आ पाते हैं। पानी की बाल्टी में पानी भरोगे तो गोल गेंद की तरह नहीं आएगी कि ऐसा स्फेयर उठाए नहा लिया वाह वाह वाह, ठीक है, पूरा फ्लैट रहेगा। लेकिन छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो है, जैसे कि आप सिरिंज से पाइप पानी की एक बूंद निकाले तो गोल हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल एरिया है तो मतलब कम मॉलिक्यूल्स है, स्फेरिकल शेप सरफेस टेंशन की वजह से ये कमाल हो जाएगा। अच्छा, जितना एरिया बढ़ाते जाओगे, जितना एरिया बढ़ाते जाओगे सरफेस एनर्जी उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये बात समझ आ रही है। तो अगर आप एक पानी के ग्लास में पानी लेते हैं, ग्लास में पानी लेते हैं तो सरफेस एरिया है ऊपर, मतलब सरफेस ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी है। और अगर एक बाल्टी में पानी लोगे तो उसमें सरफेस एरिया बढ़ गया तो वहां पे सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। एक बड़े से ड्रम में पानी भर लिया, सरफेस एनर्जी और ज्यादा। अरे नहीं समझे, अच्छा होता क्या है। अच्छा, एक छोटी सी चीज है, हालांकि किसी काम की नहीं है आपके, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। ऊपर के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है, उन पर फोर्स किधर आ रहा है, नीचे। तो ये जाते भी है नीचे, ये कहते हैं कि चलो नीचे चले स्टेबल हो जाए। लेकिन जैसे ही ये नीचे जाते हैं, इनकी जगह को लेने के लिए नीचे से मॉलिक्यूल किधर आ जाते हैं, ऊपर। किधर आ जाते हैं, ऊपर। नहीं समझे मेरी बात को, देखो एक मेरी बात जरा सुनना। ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है उन पे फोर्स 0 नहीं है, फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, नीचे।
तो अगर इन मॉलिक्यूल्स पर फोर्स नीचे जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में नीचे जाते हैं, ये नीचे जाते हैं, जैसे ही नीचे जाते हैं एक खाली स्थान मतलब एक एम्प्टी स्पेस आ जाता है, तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर आ जाता है। मेरी बात समझे, मतलब ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे, नीचे वाला किधर चला जाएगा, ऊपर, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। इसीलिए आप एक पानी की बाल्टी में एक कलर की एक छोटी सी बूंद डाल दीजिए, थोड़ी देर में पूरा पानी कलर्ड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में यही प्रोसेस चल रहा होता है। मतलब जो कलर के मॉलिक्यूल सबसे पहले ऊपर वाली मॉलिक्यूल्स को मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपने एक बड़े आराम से एक कलर की एक छोटी सी बूंद, रेड कलर की, ब्लू कलर की, आपने कांच का गिलास लिया, पानी की एक बहुत हल्की सी ड्रॉप ऐसे जाके टच करा दिया, तो जैसे ही टच कराओगे तो पहले आपको दिखेगा कि ऊपर का मॉलिक्यूल्स वो कलर फैल रहा है, फिर वो कलर किधर जा रहा है, नीचे। क्यों, आपने तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को दिया था, फिर नीचे कैसे जा रहा है, क्योंकि वो जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो साथ में कलर पार्टिकल भी किधर की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इस वजह से आपका पानी क्या होता जा रहा था, पूरा रंगीन हो जाता है। तो यानी कि ये प्रोसेस चलता रहता है, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे। तो इससे होता क्या है कि ऊपर के मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचेगा उसके पास हमेशा एडिशनल एनर्जी होगी, उसके पास क्या होगी, एडिशनल एनर्जी। अब जो भी मॉलिक्यूल ऊपर है उसके पास कितनी एडिशनल एनर्जी है, ये पता करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब यही डेरिवेशन आपके एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है। आइए जरा ध्यान से समझते हैं, बड़ी मुश्किल से रट्टा लगा के आया हूं, समझाता हूं मतलब समझा दूं, है ना। अभी देखिए डायना जी ऐसा, इतना थोड़ा मुंह है, इतनी बड़ी इडली इधर देखिए तो छोटा मुंह बड़ी बात होती है तो उसका नया है, इतना छोटा मुंह इतनी बड़ी इडली इधर देखिए, तो मैंने कहीं सुना था, अच्छा लगा मुझे अच्छा इधर देखिए, ये एक हमारे पास, तो अब से आप लोग भी यही बोलेगा, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, क्या बोलोगे, इतना छोटा मुंह, और थोड़ा साउथ इंडियन, इतना छोटा मुंह इतनी बड़ी इडली अब इधर देखिए, इधर देखिए, मान लीजिए, मानने में कोई बुराई नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और इसमें ये जो आर्म है, ध्यान से समझिएगा डेरिवेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, यहीं से न्यूमेरिकल का सिलसिला हमारा शुरू भी हो जाएगा। ये हमारी एक हमने फ्रेम बनाया, और इस फ्रेम में ये जो वाली आप आर्म देख रहे हैं मूवेबल है, कैसी है, ये स्लाइड कर, हमने फिक्स नहीं किया है ना। और इस पूरे पूरे फ्रेम को मैंने लिया और एक सोप सॉल्यूशन में ले जाके से डुबा दिया और ऊपर बाहर निकाला, तो जैसे ही सोप सॉल्यूशन में डुबा के से बाहर निकालूंगा, इसमें एक सोप फिल्म तैयार हो जाएगी, हो जाएगी। अब सोप फिल्म कैसा शेप लेना चाहती है, स्फेरिकल। क्या ले पाएगी स्फेरिकल, यहाँ पर नहीं, क्योंकि फ्रेम कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो यहां पर एक सोप फिल्म तैयार हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप कृपया करके इसे ध्यान से सुनिएगा। सोप फिल्म तैयार होगी। अब ये सोप फिल्म एज द दिस आर्म इज मूवेबल, सपोज पी क्यू आर एस, अगर आप इसे फ्री छोड़ दें तो ये थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ स्लाइड होगी, ऐसे जाए। क्यों, क्योंकि ये जो जो आपका सोप सॉल्यूशन की फिल्म बनी है, ये कैसा शेप लेना चाहती है, कैसा लेना चाहती है, स्फेरिकल। जो सोप फिल्म तैयार हुई है वो स्फेरिकल शेप लेना चाहती है। इफ इट इज फ्री टू मूव तो ये इधर की तरफ जाएगी, लेकिन हमें तो पता करना है कि इसके पास कितनी एनर्जी है। तो इसके लिए मैं यहां पर एक फोर्स F लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स। कैसा फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस आर्म को मैं यहां तक लेकर आऊंगा, यहां तक मूव करा दूंगा। और सपोज ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, डेल्टा एक्स, मैंने डेल्टा एक्स शिफ्ट करा दिया। अब मूव कराने का तरीका क्या है, जरा ऐसे भी समझिए। अब देखिए, ऐसे नहीं करेंगे, क्वासी स्टैटिकली। कैसा, अ प्रोसेस विच इज वेरी स्लो इज क्वासी स्टैटिक, इज व्हाट, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है, मतलब आप इसे ऐसे नहीं खींचेंगे कि ऐसे पकड़ा क्यों खींच दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे पकड़ा धीरे धीरे, समझ गए, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, क्वासी स्टैटिकली क्यों रखा भैया, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप फोर्स लगाओगे, अगर आपने जो फोर्स लगाया है वो सरफेस टेंशन, अच्छा सरफेस टेंशन की वजह से कौन सा फोर्स आएगा, इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा,
फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इधर आएगा, ये इसको इधर खींचेगा, आप फोर्स लगा के इधर खींच रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको खुद की एनर्जी नहीं निकालनी है, आपको ये पता करना है कि सरफेस टेंशन की वजह से कितनी एनर्जी है। तो आप अपने फोर्स को कभी ना इससे बड़ा करेंगे ना इससे कम करेंगे, बिल्कुल इसके क्या रखेंगे, बराबर। और इसके लिए आप इसको बहुत धीरे 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 आगे खींचेंगे कि किसी भी मोमेंट में आपका ये जो रॉड है ये एक्सेलरेट ना हो इधर की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं कि एडिशनल फोर्स आ जाए, मतलब आपका फोर्स और इसका फोर्स हमेशा क्या बना रहेगा, इक्वल। आप अपना वर्क निकाल लीजिए तो वही वर्क किसका होगा, सरफेस टेंशन का। अगर आपने अपनी वजह से एनर्जी निकाल ली तो उतनी एनर्जी किसकी होगी, सरफेस टेंशन। मेरी बात समझ गए ना। तो ये हमारा तरीका यहाँ पर कैलकुलेट करने का। अब है तो बहुत आसान। अब आप देखिए डेरिवेशन को जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल टू शिफ्ट the PQ arm up to डेल्टा एक्स, अप टू क्या, डेल्टा एक्स, ठीक है। मैं सोच रहा था कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि अगर फोर्स बराबर होगा तो नेट फोर्स तो जीरो होगा तो बॉडी कैसे मूव करे। अगर एक बॉडी पर नेट फोर्स जीरो तब भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। न्यूटन का कौन सा लॉ है, एक बॉडी, एक किसी बॉडी पर लगने वाला अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो वो अच्छा मतलब होगा तो किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं वो रुक रही है। अगर वो इक्विलिब्रियम पर है तो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ सकती है। हाँ अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। फर्स्ट लॉ है कि अगर एक बॉडी पे लगना, अरे यार हद हो गई, एक बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और अगर आप उस पर नेट फोर्स जीरो रखेंगे, टोटल फोर्स लगाइए, अगर टोटल फोर्स जीरो हो जाता है तब भी वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। अच्छा अरे इधर देखिए, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल टू शिफ्ट द पी क्यू आर्म अप टू डेल्टा एक्स। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया आपने कितना फोर्स लगाया है जरा बताइए, एफ, एफ एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू एफ, ठीक है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एक्स। एज एफ एक्सटर्नल इज ऑलवेज इज इक्वल टू एफ, यानी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो वर्क को आप ये भी लिख सकते हैं एफ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए मैग्नीट्यूड वाइज एफ इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब वी नो दैट, मतलब हम क्या नहीं जानते हैं, जीवन का रहस्य, कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ आपने कितनी ली है, एल। तो यहां से एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस इंटू टू एल, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया, एस इंटू टू एल। ठीक, मुझे नहीं पता कैसे है, याद कर लो बस। देखिए तो अगर मैं फोर्स की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूं तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू टूएल इंटू डेल्टा एक्स, सरफेस टेंशन इंटू टूएल इंटू डेल्टा एक्स। अब जैसा कि आप सबके मन में जिज्ञासा है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एफ बाई एल होता है, मैंने एफ बाई टूएल क्यों लिखा, इसका कारण जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा ठीक है। अभी देखिए मान लीजिए ये आर्म है भैया, ये कौन सी वाली आर्म है, पी क्यू। पूरे फ्रेम को आपने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, बाहर निकाला, कितनी फिल्म बनी होगी, 2। भाई आपका ये जो वायर है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी। मान लीजिए ये आपका ये वायर का ये आप मान लीजिए ये वायर है आपका, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। तो एक फिल्म किधर से बनी होगी, ऊपर से, एक फिल्म किधर से बनी होगी, नीचे, बीच में चिपक गई वो अलग चीज है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर एक फिल्म ऊपर और एक फिल्म किधर बनी होगी। तो एक्चुअली में जब आप सोप सॉल्यूशन में इस फ्रेम को डिप करते हैं तो एक फिल्म नहीं कितनी फिल्म बनती है, 2। तो टोटल कितनी लेंथ कांटेक्ट में फिल्म के, एल ऊपर से और एल नीचे से, तो टोटल कितनी लेंथ कांटेक्ट में है, 2L। नहीं समझे मेरी बात को, क्लियर हुआ।
आप जब फ्रेम को डिप करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बातें मत करिए। आप जब इस फ्रेम को डिप करेंगे और डिप करके बाहर निकालेंगे तो इसमें एक सोप फिल्म आपको तैयार मिल रही है, लेकिन वो सोप फिल्म ओरिजिन पॉइंट से दो है। क्यों? क्योंकि आपका जो वायर है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो आपकी जो एक फिल्म बनी होगी वो ऊपर से बनी होगी और एक फिल्म किधर से बनी होगी, नीचे से। तो ओवरऑल जहां से ओरिजिन मतलब फिल्म बनना शुरू हुई है फ्रेम के जिस एंड से, वहां पर एल लेंथ ऊपर और एल लेंथ किधर है, नीचे। बीच में वो चिपक गई वो बात अलग है, वो बीच में आपको लग रहा है एक ही फिल्म है, बट स्टार्टिंग पॉइंट पर उसमें कितने उसके ब्रांचेस हैं, दो। तो अब आप बताइए कि सोप फिल्म कितनी लेंथ के साथ कांटेक्ट में, एल लेंथ ऊपर और एल लेंथ नीचे, तो टोटल कितनी लेंथ कांटेक्ट में हुई, दो। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2L। मेरी बात समझ गए? इसलिए आपको यहाँ पर सरफेस टेंशन में 2L से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अरे हमारी बात समझ आई बेटे? अच्छा, अब ये जो 2L इंटू डेल्टा एक्स है, क्या है, 2L इंटू डेल्टा एक्स, हेयर क्या लिखेंगे, हेयर, ठीक है। 2L इंटू डेल्टा एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। ये बनेगा चेंज इन एरिया। क्या बनेगा, चेंज इन एरिया। क्या बनेगा, चेंज इन एरिया। खुशी बड़े मैं कि एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे कि मतलब वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अच्छा, एक बातें नहीं, तो जो आपने वर्क निकाला वही चेंज इन एनर्जी होगा। सो चेंज इन एनर्जी भी कितना आ गया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा अच्छा, इधर देखें, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि चेंज इन एरिया कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको याद रखिएगा, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। क्या कि इनिशियल एरिया कितना था बताइए। अगर मैं इनिशियल एरिया निकालूं तो ए इनिशियल इज लेंथ इनटू विड्थ। मान लीजिए ये एक्स है, कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो इनिशियल एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। फाइनल एरिया क्या होगा बताइए, अरे कितना होगा, ए फाइनल इज एल इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स लेंथ बढ़ गई है, तो जो लेंथ पहले एक्स थी अब मिलकर कितनी हो गई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो चेंज इन एरिया कितना होगा बताइए, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया फाइनल माइनस, तो यानी कि एल ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एल एक्स, माइनस वॉट, एल एक्स। एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। एल एक्स को खाट देगा, एल एक्स को क्या करेगा, खाट देगा। क्यों काटेगा, बुरा मान गया इसलिए। तो एल एक्स कट गए, क्या बचा, एल डेल्टा एक्स। तो चेंज इन एरिया कितना आया, एल डेल्टा एक्स। लेकिन हम 2L डेल्टा एक्स को क्यों बोल रहे हैं, जवाब तुम्हें पता है, कितनी फिल्म बनी है, तो एक फिल्म की वजह से अगर एरिया इतना है तो दो फिल्म की वजह से कितने से मल्टीप्लाई, यानी कि 2L इंटू डेल्टा एक्स हमारा चेंज इन एरिया बन जाएगा। समझ गया ना मेरी बात को, इसीलिए मैंने ये लिखा। तो यानी कि चेंज इन सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जितना सरफेस एरिया उतनी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। नहीं आया, समझ गए, लिखो, लिख डालो।